नमस्कार। पिछले 2-3 दिनों से एक बात हो रही है जो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में आ रही है, वो है लक्षद्वीप। कहना चाहिए लगभग 1 लाख छोटे समुद्र के अंदर टापुओं का एक ग्रुप है जो कि केरल के वेस्ट में है। और इसकी वजह से उसमें से 35 ऐसे बने हैं जिसमें से एक पानी में डूब चुका है और अब लगभग उन 35 में से 10 ऐसे हैं जिन पर हैबिटेट है, यानी कि लोगों के आवास है, रहन सहन है या कुछ जीवन यापन के संसाधन है। इस लक्षद्वीप में को कहा जाए तो एक तरीके से ये एक यूनियन टेरिटरी है जिसे एक जिले के लगभग का बराबर का दर्जा दिया है और जो बाकी 3 भागों में बांटकर उसको तहसील के रूप में रख दिया गया है। तहसील लक्षद्वीप पर लगभग 6.5 या 10 हज़ार, मेरे ख्याल से बहुत कम, ज़्यादा आबादी नहीं है, 6.5 हज़ार के करीब आबादी है और 32 वर्ग किलोमीटर के करीब का उसका क्षेत्रफल है। यानी कि अगर हम अपने मेरठ की बात करें तो पूरा सर्किल का जो परिधि है मेरठ की वो करीब 50 किलोमीटर के करीब बैठती है, यानी कि 47 से 50, तो 50 किलोमीटर की परिधि में मेरठ है। और लक्षद्वीप के जो टुकड़े हैं 8-10 जो टापू हैं वो उनका सबका क्षेत्रफल मिलाकर करीब 32 वर्ग किलोमीटर बैठता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि लक्षद्वीप का टोटल एरिया मेरठ से भी कम है और यहाँ आबादी 35 लाख से अधिक है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मेरठ से भी छोटा जगह है लक्षद्वीप। लेकिन खासियत क्या है लक्षद्वीप? लक्षद्वीप की खासियत ये है कि जो वहाँ पर कोरल है, कोरल से बना हुआ वो लक्षद्वीप इलाका है और कोरल रीफ की वजह से वहाँ समुद्र की बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें नहीं आती हैं जिसे समुद्र रोक लेता है, जिसकी वजह से वहाँ आबादी को अपना जीवन यापन का तरीका मिल गया है। अब वहाँ जो लोग बस गए हैं वो करीब 12वीं शताब्दी तक वो हिंदू थे। मुझे नहीं पता वो किस जाति में थे, लेकिन वो हिंदू के थे, धर्म उनका हिंदू था। फिर उसके बाद में मालदीव की तरह वहाँ जैसे बौद्ध बने और फिर उसके बाद में उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। उसी प्रकार से बाद में 12वीं शताब्दी के बाद लगभग 15वीं शताब्दी के लगभग आके बाद में उन लोगों ने भी, अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म कबूल किया था या फिर, लेकिन मालदीव ने तो बौद्ध धर्म भी कबूल किया, फिर उसके बाद इस्लाम धर्म में गए। अब ये लक्षद्वीप के जो लोग हैं ये जो पहले हिंदू थे बाद में कन्वर्ट हो गए इस्लाम में। खैर ये तो उनके धर्म की बात हो गई। अब वहाँ 60,000 की जो लगभग आबादी है तो उनके रहन सहन और उसके करीब जो भारत की ज़मीन का एक हिस्सा मान लिया गया है, भारतवर्ष के एक हिस्सा है, अब वो केरल से जुड़ा हुआ है, कारण उसकी हाई कोर्ट और जो भी सारे कायदे कानून हैं वो केरल के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसलिए केरल के साथ लक्षद्वीप को माना जाता है। वहाँ की बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो वहाँ विभिन्न प्रकार की बड़ी खूबसूरत मछलियाँ हैं, वो कहना चाहिए कोरल वहाँ पर बहुत खूबसूरत हैं और कहना चाहिए कि वहाँ का क्लाइमेट और एनवायरनमेंट बहुत हेल्दी है, यानी कि नो पोल्यूशन रहित है। वहाँ के लोग उस हैबिटेट के, उस रहन सहन के आदी हैं। किसी भी जीव जंतु या उसके लिए वहाँ की हैबिटेट के अनुकूल होना बहुत ज़रूरी है और इसी प्रकार से वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो उस हैबिटेट के आदी हैं। वहाँ पर सबसे ज़्यादा कोकोनट होता है, चारों तरफ समुद्र के किनारे पे कोकोनट बहुत मात्रा में है और वो कोकोनट इतनी मात्रा में है कि उसका फिर बाहर व्यापार के रूप में पूरे देश भर में उसको भेजा जाता है और बेचा जाता है। कोकोनट का व्यापार बहुत ज़्यादा अच्छा है। उनका जीवन यापन का साधन कोकोनट ही है या फिर समुद्र किनारे बने हुए कुछ जो पिकनिक स्पॉट्स हैं या कहना चाहिए टूरिज्म का जो पार्ट है उसमें है। स्कूबा डाइविंग जैसी मज़ेदार चीज़ें वहाँ होती रहती हैं। इन सब चीज़ों के साथ में अगर देखा जाए तो वहाँ पर जनवरी से मार्च के बीच में
वहाँ की खूबसूरत मछलियों को देखे, स्कूबा डाइविंग और पानी में अंदर घुस के देखने का जो नज़ारा है वो बहुत ही मज़ेदार होता है। तो कुल मिलाकर वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है बहुत रिच है, जिसकी वजह से वहाँ एक सेंटर फॉर अट्रैक्शन रहता है। भारत के कायदे कानूनों को चलाने के लिए और उस सिस्टम को चलाने के लिए, उस पर अमल करने के लिए वहाँ पर एक IAS अफसर एडमिनिस्ट्रेटर होता है। लेकिन अभी आजकल जो चर्चाओं में है उसका कारण कई सारे हैं। कारण नंबर 1 कि वहाँ के जो लोग हैं जो इस्लाम धर्म को बाद में अपना लिया है, उन लोगों को बीफ खाने की आदत है। उनकी कल्चर में वहाँ बीफ खाया जाता है, जैसे कि केरल में भी खाया जाता है। वहाँ पर कोई कानून नहीं है कि बीफ उनकी कल्चर में से ना खाया जाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे उसमें अलग अलग विदेशों में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, मुझे याद है जब मैं फ्रांस में गया था तो वहाँ पर भी एरिक के घर में मेरे सामने बैठकर मुझे बाद में पता चला कि वो जो ब्रेड पर लगा के खाता था वो बीफ का एक टुकड़ा होता था। मुझे बाद में समझ में आया इन सारी चीज़ों का। तो यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग तो सब बीफ खाते ही हैं, मैक्सिमम मुस्लिम कंट्रीज़ में खाते ही हैं उसको ज़्यादातर। तो कुल मिलाकर इस तरह के वहाँ का जो हैबिटेट में बीफ एक खाने की चीज़ है जो उनके एक कल्चर, रहन सहन और उनकी आदत का एक हिस्सा है। अभी क्या है कि उसके लिए कानून बना दिया है। जो नए इंचार्ज और एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर, पहली बात तो लोगों को इस बात का दुख है कि वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो एक पॉलिटिकल व्यक्ति को बैठा दिया गया है, जबकि वहाँ एक IAS अफसर उसका होता था, एडमिनिस्ट्रेटर होता था। खैर, उससे कोई मायने नहीं रखता, जो भी जाएगा वो भारत सरकार का प्रतिनिधि होगा और भारत सरकार के हिसाब से उसे प्लान किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि वहाँ जो लोकल लोग मछली पकड़ते हैं, और मछली पकड़ के जो जीविका के 2 ही साधन वहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम है, 3 हो गए, मछली पालन हो गया, कोकोनट का हो गया और तीसरा टूरिज़्म का हो गया। टूरिज़्म बहुत ज़्यादा स्थापित नहीं है, बहुत जगह छोटी सी है, तो थोड़े से ही लोग जाते हैं। जाने का रास्ता केवल 2 तरीके का है लक्षद्वीप में। गेटवे केवल केरल से ही है, कोची से हम आसानी से आ जा सकते हैं, बोट द्वारा और प्लेन द्वारा भी इसमें जा सकते हैं। 15-20 मिनट में हम लोग वहाँ लक्षद्वीप में पहुँच जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मज़ेदार तरीका है वहाँ तक जाने का। तो कुल मिलाकर जो नियम और जो लोकल लोग हैं उनको जो अपना खाने के और संसाधन के जो तरीके हैं, प्राकृतिक लोग से रहने की वजह से वो उनके अपने संसाधन बने हुए हैं। लेकिन अभी क्या किया है कि उसको गवर्नमेंट ने अपना एक अधिग्रहण कर लिया, अपना स्थापित कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम इसका डेवलपमेंट करेंगे। तो डेवलपमेंट में 2-3 चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि सरकार इस समय केंद्र सरकार है, तो उस नेचुरली है कि उसके हिसाब से बीफ खाना एक गलत है, लेकिन केरल के दृष्टिकोण से और लक्षद्वीप क्योंकि केरल का एक हिस्सा है तो वहाँ पर उनकी कल्चर का हिस्सा ही है। तो वो लोगों को जिस तरह की आदत होती है उसी आदत में वो जी सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। खैर, ये एक अलग मैटर हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहना जरूर चाहूँगा कि जब कभी भी किसी तरह के इस तरह की चीज़ें हों जहाँ क्लाइमेट और उन सारी चीज़ें वहाँ उसके अकॉर्डिंग हो, तो उसकी हैबिटेट से अगर उसे चेंज कर दिया जाए तो उसका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम उसकी हैबिटेट को चेंज करते हैं तो नेचुरली है कि उनका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में हम एक तरीके से उनके घर को वहाँ से ख़त्म कर देंगे, उजाड़ देंगे। कहीं ऐसा ना हो कि डेवलपमेंट के रास्ते में हम इसका ध्यान रखें कि उनका हैबिटेट बदलना नहीं चाहिए, उनका रहन सहन, उनका जो क्लाइमेट है वो न बदले। जगह बहुत छोटी है, मात्र 32 वर्ग किलोमीटर का इलाका है, उसमें पिकनिक के स्पॉट और टूरिज्म को जिस तरह से बढ़ावा देने की प्लान और बातचीत की जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि उनका हैबिटेट चेंज हो जाए। यही बस बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो बायोडाइवर्सिटी में जो मछलियाँ हैं फिर वहाँ नहीं रहेगी। विकास तो हो पर बस उसका ध्यान रखा जाए। कहीं ऐसा ना हो कि कश्मीर की तरह वहाँ पर भी RO, और अगर इस तरह की मार्केटिंग की जाएगी तो वो एक एथिकली गलत है, एथिकली गलत है। बाकी मार्केटिंग का धंधा है, वो अपना धंधा कर रहा है, पूरे देश भर को RO बेच रहा है, जबकि उसके अंदर से सारे मिनरल्स निकल चुके होते हैं RO में से।
तो ऐसे में स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो उसके मार्केटिंग का ऐड आते हैं और फिर लोग उसे खरीदते भी हैं, प्रभावित भी होते हैं, क्योंकि भौतिक सुख साधनों की वजह से एक दूसरे से प्रभावित होकर भी बात करते हैं। खैर, ये तो बहुत सारी चर्चाएं होंगी और चर्चाएं चलती रहेंगी। इस तरह के चारों तरफ जो है कोरल रीफ होती हैं, जिसकी वजह से उसके पानी के थप्पड़ों की वजह से उसको वो हो जाता है। उसके नीचे ठीक मालदीव भी है, और मालदीव एक मुस्लिम कंट्री है जिसमें ना भारत का कोई दखलंदाजी है, लेकिन लक्षद्वीप भी बिल्कुल मालदीव जैसा ही है। बस मालदीव पर उसमें ये फ़र्क है कि मालदीव में कोरल रीफ, कोरल्स पे नहीं है शायद वो बना हुआ, लेकिन वहाँ की मछलियाँ भी बहुत सुंदर हैं। वहाँ जो रेत है वो बिल्कुल सफ़ेद रंग का, और वहाँ पेट्रोइट करके एक मछली होती है जो उस रेत को बनाती है। तो इस प्रकार से कहीं भारत सरकार का मुझे जो लगता है वो तरीका यही है कि शायद वो लक्षद्वीप को मालदीव की तरह से ही एक प्रमोट करना चाह रही हूँ, उसी तरीके से प्लान बनाना चाह रही हूँ ताकि लोग बन जाएं। तो अगर मालदीव की हैबिटेट जैसी है और उसी तरीके से अगर इसको बनाना चाहते हैं और वहाँ के लोगों का अच्छा होगा तो ये बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जब शुरुआत में हैबिटेट को चेंज करने की कोशिश की जाती है, अगर हम किसी पक्षी के घोंसले को ही बदलना चाहें, वहाँ के क्लाइमेट को बदलना चाहें, तो नीचे धीरे से एकदम से एक झटके में वो लोग अपने आप को असहज तो महसूस करेंगे ही, और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो ये है असलियत लक्षद्वीप की, जहाँ पर हो रहा है आजकल चर्चा, और इसी चर्चा के बीच में हमें भी बात करने का मौका मिला लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप को क्योंकि डायरेक्ट कहीं से कोई फ़्लाइट और संसाधन नहीं है, उन सब का गेटवे केरल से होकर ही जाता है, और जो है आपका कोची से। तो आज की बात इसमें यहीं समाप्त करते हैं। अगर कुछ और चर्चा होगी तो फिर बात करेंगे लक्षद्वीप के बारे में। नमस्कार।